हेलो दोस्तों, एक बार पुनः एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में। राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत हम पढ़ रहे हैं और आज एक और राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत का अध्ययन करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत। हमारे आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है, टाइटल है साहित्यिक स्रोत। आपने भी जो कॉम्पिटिटर्स हैं बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे और जहाँ पर राजस्थान का इतिहास है, शायद राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत टॉपिक दिया है, सिलेबस में है या नहीं है। अगर राजस्थान का इतिहास दे रखा है, उसमें अगर शासक या फिर किसी राज्य विशेष की शासन व्यवस्था दे रखी है, वहाँ भी आपको इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि किसी काल अवधि में या फिर शासक के शासन काल में जो जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो उस राजा से रिलेट करते मिलेंगे। और वहाँ पर एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि उस शासक के समय कौन कवि थे, कौन राज्य कवि थे और उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा। या ये भी पूछा जाता है कि इस ग्रंथ की भाषा क्या थी या फिर इसके राइटर कौन थे। राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोतों में जो साहित्यिक स्रोत है या फिर इतिहास जानने के जो स्रोत है, उनमें साहित्यिक स्रोतों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये कभी कभार साहित्य को जो न्यूट्रल लेखक रहे हैं, राइटर रहे हैं, इन्होंने तो एक वास्तविक पृष्ठभूमि को पेश किया है। और कभी कभी राजकवि या फिर दरबारी कवियों ने इतिहास में ऐसे ग्रंथ भी लिखे हैं जिन्हें बहुत अतिशयोक्ति पूर्वक या फिर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। तो उन्होंने जो भी किया है, हमें इन ग्रंथों को याद करना जरूरी है। हम परीक्षा की तरफ जा रहे हैं, कोई न कोई परीक्षा को पास करने जा रहे हैं, तो हमें इन ग्रंथों के नाम, इन ग्रंथों की विषय वस्तु और इन ग्रंथों के राइटर और शासनकार, ये बातें हमें याद करनी होगी। तो साहित्यिक स्रोत में हम सबसे पहले तो ये साहित्यिक स्रोत, इनकी जो ओरिजिनल कॉपीज़ है वो कहाँ पर मिलती है। तो ओरिजिनल कॉपीज़ जो भी एक राजस्थान में खास स्थल है राजस्थान, याद रखना कई बार पूछा जाता है, ऊपर से ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में, याद रखना ये बीकानेर में है राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जहाँ पर पुरातन शैली की जो भी वस्तुएं हैं या फिर ये साहित्यिक स्रोत की जो ओरिजिनल कॉपीज है वहाँ पर मिल जाएगी। अब हम जो साहित्यिक स्रोत या फिर साहित्य है, कहा जाता है कि साहित्य हमेशा समाज का दर्पण होता है। जैसा समाज में चाल चलन ढंग रूप होता है, वही एक कवि या लेखक साहित्य में डाल देता है। उस शासन काल में राजा ने कौन कौन से ऐसे आदेश दिए, कौन कौन सी शासन व्यवस्था की, जनता के लिए क्या कार्य किए, कौन कौन से युद्ध लड़े और ऐसी कौन सी समाज सुधारक प्रवृत्तियां अपनाई, वो सभी बातें हमें साहित्यिक स्रोतों में मिल जाती है। ऊपरी तौर से तो साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य चाहे कोई भी हो, धार्मिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से या फिर आर्थिक दृष्टि से, कोई न कोई उस जमाने की प्रवृत्तियों को संजोए रहता है। यानी साहित्य में जो विषय वस्तु होगी या तो वो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी या फिर कोई न कोई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन पहलुओं को लिए रहेंगे। सबसे पहले राजस्थान में ऐसे कौन से ग्रंथ हैं, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य। यानी राजस्थान में प्राचीन काल में जो संस्कृत साहित्य रहा है, उनके प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं
वही हम स्टार्ट करने वाले हैं। संस्कृत साहित्य मतलब पहले हम उन ग्रंथों को पढ़ेंगे जिनकी भाषा संस्कृत है। तो सबसे पहले इनमें माना जाता है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय मैंने भी कई एग्जाम दिए हैं और इस प्रकार के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करता हूं, कई बार आया है। पृथ्वीराज विजय, जब तक इसको आप रटोगे नहीं, कहते हैं कि प्रैक्टिकल एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो और याद हो जाएगा, नहीं, इसको आप ऐसे पढ़ कर जाइए, कभी भूले नहीं, क्योंकि पृथ्वीराज से संबंधित बहुत सारे ग्रंथ हैं। अगर आप क्लियरली इस नाम को याद नहीं करेंगे, इसके राइटर को नहीं याद करेंगे, इसकी जो लैंग्वेज है, जो विषय वस्तु है, थीम है, उनको पढ़ना होगा। पृथ्वीराज, इसका पहला क्वेश्चन बनता है कि लिखा किसने? तो ये लिखा है जयानक ने। किसने लिखा है? जयानक ने। बात करें कब लिखा होगा, तो ये लिखा है, अगर पृथ्वीराज से संबंधित, ये पृथ्वीराज कौन से? ये पृथ्वीराज थर्ड और पृथ्वीराज थर्ड जो चौहान है, पीसी थर्ड, और इनका शासनकाल जो सांबर अजमेर यहाँ था, इनके 12वीं सदी का है। 12वीं सदी का इसलिए कहेंगे क्योंकि जो तराइन का सेकंड वॉर था 1192, इसमें पृथ्वीराज की हार हो जाती है मोहम्मद गोरी से, और वहीं से इनका अंत हो जाता है। और उसी टाइम जयानक ने ये ग्रंथ लिखा, 12वीं सदी का है। इसकी भाषा की बात करें तो ये मैं बार बार इन ग्रंथों की भाषा में नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि इसकी लैंग्वेज संस्कृत है, संस्कृत भाषा है। अब क्या होगी इसकी विषय वस्तु? तो सोहानों की वंशावली और अजमेर के सोहान शासकों के जो भी प्रसिद्ध कार्य थे वो इस पृथ्वीराज विजय में हमें देखने को मिलता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये एक पर्टिकुलर जो रीजन है सपाद लक्स, सपाद लक्स, तो ये अजमेर और सांबर के क्षेत्र को ही कहा जाता है। तो वहीं सोहानों का शासन था और उससे संबंधित ये ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, और जिसको लिखा है जयानक ने। आज का दूसरा ग्रंथ हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य, तीसरा भी मैं लिख देता हूं यहां पर, हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य इतिहास में 2 ग्रंथ हैं और दोनों को याद करना है। जो पहला हमीर महाकाव्य है, ये इसके जो राइटर है जयचंद्र चूरी, तो दूसरे के नयन चंद्र चूरी। हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, दोनों हमीर महाकाव्य, एक के राइटर है जयचंद्र चूरी और दूसरे के है नयन चंद्र चूरी। दोनों ही ग्रंथ इतिहास, दोनों ही ग्रंथ संस्कृत भाषा के हैं और दोनों ही जो 13वीं सदी के आसपास के ग्रंथ है। और ये जो पहला ग्रंथ है, रणथंभौर के प्रतापी शासक हुए हमीर चौहान, तो हमीर से संबंधित है, और रणथंभौर हमीर विजय या फिर विजयों से संबंधित है, यानी चौहान वंश की जानकारी देता है। जयचंद्र चूरी ने लिखा है। रणथंभौर के हमीर जो चौहान थे उनसे संबंधित है। तो दूसरा हमीर महाकाव्य, ये नयन चंद्र चूरी के द्वारा लिखा गया है। ये भी रणथंभौर के चौहानों से जो हमीर थे उनसे संबंधित। खास बात इसमें यह है कि इसमें चौहानों की वंशावली दी गई है, चौहान वंशावली दी गई है। और एक बात इसकी खास, जो मुगल आक्रमण हुए, ये कभी कभी पूछा जाता है कि रणथंभौर पर मुगल आक्रमण हुए, ये जानकारी हमीर महाकाव्य के द्वारा दी गई है। तो वह हमीर महाकाव्य
किस लेखक की कृति है, किस लेखक के द्वारा लिखी गई है, तो आप यहाँ पर जय सुंदर सूरी नहीं लिखेंगे, नयन सुंदर सूरी लिखेंगे। तो मेरे हिसाब से हमीर महाकाव्य से आप कोई भी डाउट नहीं रहेगा, दोनों ग्रंथ आप याद करेंगे, जय सुंदर सूरी और नयन सुंदर सूरी। नयन सुंदर सूरी की जो ग्रंथ है हमीर महाकाव्य, इसमें सोपान वंश की वंशावली और मुगल आक्रमण का जो जिक्र किया गया है। और हमीर महाकाव्य जय सुंदर सूरी के द्वारा इसमें केवल हमीर, जो हमीर स्वान थे रणथंभौर के शासक, जब एक बार 1192 में सोहान जो अजमेर के सोहान थे वो बिखर गए, तो उनमें से एक शाखा रणथंभौर पहुंच जाती है और उन्हीं में एक प्रतापी शासक हुए हमीर, और उनसे संबंधित ये जानकारी देता है हमीर महाकाव्य। अगला एक प्रसिद्ध ग्रंथ राजवल्लभ, याद रखना राजवल्लभ, संस्कृत भाषा का एक बेहतरीन उदाहरण। बात करें लेखक की तो मंडन, ये एक कारीगर था, शिल्पी था, और शासनकाल की बात करें या फिर राज्य की बात करें तो ये मेवाड़ से संबंधित है, और शासक की बात करें तो महाराणा कुंभा के काल का। मेवाड़ के इतिहास में महाराणा कुंभा के काल साहित्यिक दृष्टि से एक स्वर्णिम काल माना जाता है। ये खुद भी एक अच्छे साहित्यकार या अच्छे कवि थे, साहित्यकार थे, और इन्होंने अपने शासनकाल में अपने राज्य में बहुत सारे कवियों को आश्रय दिया था। तो एक मंडन कुंभा का शिल्पी था, तो इन्होंने राजवल्लभ संस्कृत भाषा में एक ग्रंथ लिखा और मेवाड़ से संबंधित कुंभा के काल का, कुंभा की विजयों से संबंधित भी ये थोड़ी बहुत जानकारी देता है। ज़्यादा आप इनको ये मत माने कि ये राजवल्लभ कुंभा के विजय या फिर जो जीत हुई उनका विवरण देता है, नहीं। ये अधिकतर उनकी राजवल्लभ ग्रंथ की प्रसिद्धि ये है कि उस समय के जो शिल्प कला थी उसको प्रमोट करता हुआ ये ग्रंथ था, शिल्प कला से संबंधित। मतलब कुंभा के काल में जो भी स्थापत्य कला में जो शिल्प कला थी उनसे संबंधित है, मंडन के द्वारा लिखा गया है। राजवल्लभ उसका नाम है, कुंभा के काल का है, तो याद कर लेंगे आप ये भी। अगला ग्रंथ अमर काव्य वंशावली। संस्कृत भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ मेवाड़ राज्य से संबंधित है, और इसके जो रचयिता है रणछोड़ भट्ट। अमर काव्य वंशावली मेवाड़ से संबंधित, लेखक रणछोड़ भट्ट। खास बात यहाँ पर रावल बप्पा से लेकर रावल बप्पा टू राज सिंह की जानकारी मिलती है किस ग्रंथ से? अमर काव्य वंशावली से। अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई, मेवाड़ राज्य से संबंधित, और इनमें रावल बप्पा से लेकर राज सिंह तक की वंशावली मिलती है, बीच में जो भी शासक हुए उनकी जानकारी मिलती है। और आज का छठा ग्रंथ राज विनोद। राज विनोद संस्कृत भाषा का एक बेहतरीन ग्रंथ। ये मुझे याद है 2013 की जो सेकंड ग्रेड एग्जाम था उसमें ये पूछा गया था कि राज विनोद ग्रंथ की भाषा क्या है। तो राज विनोद ग्रंथ की भाषा संस्कृत है। लिखने वाले जो लेखक है सदाशिव ने राज विनोद ग्रंथ को लिखा, और ये राज विनोद ग्रंथ बीकानेर राज्य के राज व्यवस्था, रहन सहन और उस समय की सामाजिक जो व्यवस्था थी उनको हमें इस ग्रंथ के माध्यम से पता चलती है।
तो आपको याद रखना है राजविनोद सदाशिव के द्वारा लिखा गया बीकानेर राज्य से संबंधित संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है। और राजविनोद नहीं, राज रत्नाकर एक ग्रंथ लिखा। लिखने वाले सदाशिव ही थे और राज सिंह के जीवन से संबंधित, उनके शासनकाल से संबंधित बीकानेर राज्य था, वहां का ये विवरण देता है। राज रत्नाकर और राज विनोद दोनों ग्रंथ सदाशिव के हैं और दोनों की भाषा संस्कृत है। अब हम राजस्थान में संस्कृत भाषा के और महत्वपूर्ण कौन से ग्रंथ हैं उनका और उनके जो राइटर है उनका अध्ययन कर लेते हैं। सुरजन चरित चंद्रशेखर, प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग, प्रबंध कोश, राजशेखर और नृत्य रत्नकोश महाराणा कुंभा, अजितोदय जगजीवन भट्ट, वंशो कीर्तन काव्यम करमचंद। तो ये तो थे राजस्थान से संबंधित संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ। बात करें राजविनोद सदाशिव, राज रत्नाकर, ये भी सदाशिव के द्वारा लिखा गया। सुरजन चरित लेखक चंद्रशेखर, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, कई बार आता है, याद रख लीजिए, लेखक को रट लीजिए। प्रबंध कोश राजशेखर, नृत्य रत्नकोश कुंभा और अजितोदय जगजीवन भट्ट, वंशो कीर्तन काव्यम करमचंद। तो ये तो थे राजस्थान के इतिहास को जानने के संस्कृत के ग्रंथ। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में राजस्थान की जो साहित्यिक स्रोत है उनके और भी जो राजस्थानी साहित्य हैं या फिर फारसी के जो कोई ग्रंथ यहाँ मिले हैं तो उनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास।